हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस एंड सेकंड आता है एसडीएस फेज। यह भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टाइप है। सबसे पहले हम एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक सैंपल के रूप में एक डीएनए होता है जिसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। तो वहाँ हमने सैंपल के रूप में डीएनए लिया है। इस डीएनए को सबसे पहले, ये डीएनए जनरली जो होता है वो कोइल्ड होता है। तो कोइल्ड होने की वजह से ये कोइल्ड डीएनए है, इसकी अनवाइंडिंग करनी पड़ती है, मतलब इसकी फोल्डिंग को कम करना होता है। तो सुपर कोइलिंग को कम करने के लिए इसको अनवाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी जो अनवाइंडिंग सबसे पहले होती है बाय एल्कलाइन फ्लूइड। ये एल्कलाइन मीडियम में इसको रखते हैं, जिसकी वजह से इसकी फोल्डिंग कम हो जाती है डीएनए की। जब वह अनफोल्डेड या लेस कोइल्ड फॉर्म में आता है डीएनए, उसके बाद में ये डीएनए लेस कोइल्ड है। अब इस डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से रिएक्शन करवाते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए से रिएक्ट करता है तो इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देता है या फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनकी लेंथ में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ फ्रेगमेंट छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं डीएनए के। फ्रेगमेंट्स बनने के बाद में इन फ्रेगमेंट्स को स्ट्रेन किया जाता है। एक स्टेन्स होते हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगी स्टेनिंग। स्टेनिंग बाई इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड या प्रोफ्लैविन या एक्रिडीन ऑरेंज, इन इंटरकैलेटर्स, ये सारे इंटरकैलेटर्स हैं। इन इंटरकैलेटर्स के द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टेन किया जाता है। स्टेनिंग के पश्चात जब डीएनए फ्रेगमेंट जो आपके पास अवेलेबल हुए हैं, इनकी लेंथ अलग अलग टाइप की होती हैं। ये अब स्टेन्ड डीएनए फ्रेगमेंट है आपके पास। स्टेनिंग के बाद में इन फ्रेगमेंट्स को एगारोज जेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे हम। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एगारोज क्या होता है। एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में एक तरफ प्लस एनोड चार्ज होता है और एक तरफ कैथोड लगा होता है। और इस कंटेनर के अंदर, पूरे के अंदर एगारोज जेल भरा रहता है।
एगारोज एक सेमी सॉलिड कार्बोहाइड्रेट होता है जो लीनियर पॉलीसेकेराइड है। गैलेक्टोज एंड एन हाइड्रोगैलेक्टोज का मिक्सचर होता है जो रेड एल्गी, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अपने को ऑब्टेन होता है। तो एगारोज जेल के अंदर इन फ्रेगमेंट्स को जब ट्रांसफर करते हैं कैथोड की ओर, कैथोड पर इन फ्रेगमेंट्स को आपने रख दिया जो स्ट्रैंड थे। ये फ्रेगमेंट्स आपने रख दिए। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यह पॉजिटिव जो एनोड है उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेंगे, इनके अंदर मूवमेंट मिलेगी। तो कौन से फ्रेगमेंट तेजी से मूव करेंगे और कौन धीरे धीरे मूव करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं। इससे पहले जब हम इन फ्रेगमेंट्स को एगारोज जेल में डालते हैं, डालने के बाद में एक ट्रैकिंग डाई भी डालते हैं। एड ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई का एग्जाम्पल है ब्रोमोफिनोल ब्लू या ज़ाइलिन साइनोल। इन ट्रैकिंग डाइज को, इन डाई को हम उस एगारोज जेल में डालते हैं, तो ये जो डाइज होती है ना, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स की ओर मूवमेंट करती है, मतलब अट्रैक्ट होती है उन फ्रेगमेंट्स की ओर। एक बात ध्यान रखने की, ये जो ट्रैकिंग डाई होती है उन डीएनए फ्रेगमेंट्स से जाके बाइंड नहीं होती है, बाइंड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनके ओर अट्रैक्ट होती है। तो इन ट्रैकिंग डाइज की प्रेजेंस के उस मीडियम में इनकी लोकेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो एगारोज जेल मीडियम था, इस मीडियम में जो डीएनए फ्रेगमेंट आपने डाले हैं, वो डीएनए फ्रेगमेंट अब उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, अलग अलग पोजीशंस पे हैं। ये उस जेल मीडियम के अंदर जो आपने ट्रैकिंग डाई डाली है, वो ट्रैकिंग डाइज होती हैं। जैसे इमेजिन करो कि ये आपने ट्रैकिंग डाई यहाँ पर डाली है, तो ये जो ट्रैकिंग डाई होती हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट तो मूव कर रहे हैं, ये ट्रैकिंग डाई स्मॉलर फ्रेगमेंट की ओर अट्रैक्ट होती है। तो माना कि यह ट्रैकिंग डाई यहाँ पर है, तो हम उन फ्रेगमेंट्स की पोजीशन को भी पता कर सकते हैं कि फ्रेगमेंट्स कहाँ पर है इस ट्रैकिंग डाई के बेस पे। तो यहाँ पर जब जेल मीडियम में डालने के बाद में हमें ये ऑब्टेन होता है कि जो डीएनए के जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स थे वो तेजी से मूवमेंट करके नीचे की ओर आ गए थे, और जो लार्ज सेगमेंट हैं वो ऊपर की ओर ही हैं, लार्ज फ्रेगमेंट्स ये स्मॉल। तो इसका कंक्लूजन यही होता है, जो फ्रेगमेंट स्मॉल है और जो फ्रेगमेंट लार्ज है, तो मूवमेंट किसकी ज़्यादा होती है? स्मॉल फ्रेगमेंट की मूवमेंट ज़्यादा होती है एगारोज जेल के अंदर। एक बात और, फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड है कि आपने जो फ्रेगमेंट्स डाले हैं उनके अंदर कोइलिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स, माना ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट था जो सुपर कोइल्ड था, एक डीएनए का फ्रेगमेंट जिसमें कोइलिंग कम थी और एक के अंदर कोइलिंग बिल्कुल नहीं थी, तो जो कोइलिंग के बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट तेजी से मूव करेगा। तो इसके अंदर जो हाईली सुपर कोइल्ड जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो तेजी से मूव करते हैं। यहां पर ये हाईली कोइल्ड है, ये लेस कोइल्ड है, ये नॉन कोइल्ड। तो फोल्डेड डीएनए फ्रेगमेंट्स एगारोज जेल के अंदर नीचे की ओर तेजी, एनोड की ओर तेजी से मूव करेंगे, और स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होंगे वह भी तेजी से मूव करेंगे। तो ये बातें हमें याद रखनी है इन दोनों को। इसके बाद में
जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है तो यहाँ से हम जेल का स्लेब निकाल लेते हैं, एगारोल जेल स्लेब। फिर यहाँ डीएनए है तो डीएनए को हम सदन ब्लोटिंग के अंदर ले जाते हैं और उस डीएनए के ऊपर पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो ब्लोटिंग के अंदर होता है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है। तो हमें ये दो बातें याद रखनी है कि मीडियम के अंदर स्पीड कौन से फ्रेगमेंट की कैसी होगी, तो ये होता है एगारोल जेल के बारे में। अब सेकंड, ऐसा ही प्रोटीन के लिए भी होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम कहेंगे एसडीएस फेज। सेकंड आता है एसडीएस फेज। एसडीएस फेज की फुल फॉर्म होती है सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एसडीएस का मतलब सोडियम डोडेसिल सल्फेट, और पेज की फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये प्रोटीन के लिए यूज होता है। माना कि आपके पास एक फोल्डेड प्रोटीन है, हम सब जानते हैं कि प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जो एसएच, सिस्टीन और मेथियोनिन एमिनो एसिड्स होती हैं, उनके पास एसएच जो थायोल ग्रुप होता है, उन थायोल ग्रुप के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। तो प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये आपके पास एक फोल्डेड प्रोटीन है। तो सबसे पहले डीएनए की अनकॉइलिंग के लिए हमने अनवाइंडिंग के लिए एल्कलाइन मीडियम लिया था। तो इसकी अनवाइंडिंग या इसके डीनेचुरेशन करेंगे। इसके डीनेचुरेशन के लिए हम इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट में डाल देंगे बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल के रूप में रिड्यूसिंग एजेंट में हम बीटा मर्केप्टो इथेनॉल या डाइथायोथ्रेटोल, इनको यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। जब इनको यूज करते हैं तो जो आपके पास प्रोटीन की जो नेटिव स्ट्रक्चर थी ऊपर, उसकी स्ट्रक्चर अब ऐसी हो जाती है, वो खुल जाता है, उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो उसके पास अब एसएच ग्रुप आ जाता है। ये डीनेचुर्ड प्रोटीन आपके पास आ चुका है। क्योंकि आपने डीनेचुरेशन कर दिया उसका। डीनेचुरेशन के बाद में उस प्रोटीन को स्टेन करना पड़ेगा। तो स्टेनिंग की प्रोसेस आएगी सेम टू सेम। डीएनए में इथिलीन ब्रोमाइड, प्रोफ्लैविन और एक्टिन ऑरेंज था, तो यहां पर भी स्टेनिंग करेंगे हम। स्टेनिंग के लिए, प्रोटीन की स्टेनिंग के लिए कुछ फ्लोरोसेंट डाई भी यूज कर सकते हैं और कुछ नॉन फ्लोरोसेंट डाई भी यूज कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट डाई के रूप में हम सिल्वर स्टेन को यूज कर सकते हैं। सिल्वर स्टेन AgNO3 होता है। और उसके बाद में इसके अलावा साइप्रोडाई, कॉमेसिव ब्रिलियंट ब्लू, कॉमेसिव ब्रिलियंट ब्लू के अलावा फ्लोरिस्केमिन, इन अलग अलग टाइप की डाइज है। कोई सी भी डाई को यूज करके हम डीएनए जो प्रोटीन है आपके पास, उस प्रोटीन को हम स्टेन कर सकते हैं। तो आपके पास डीनेचुर्ड तो प्रोटीन पहले से ही था,
अब आपके पास डीनेचर्ड एंड स्ट्रैंड प्रोटीन हो गया आपके पास। स्ट्रैंडिंग के बाद में उस प्रोटीन को हम एसडीएस के मीडियम के अंदर रखेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम क्या है, एसडीएस। एसडीएस के अंदर रखेंगे। तो आगे वाली स्टेप के अंदर आपके पास एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर इस प्रोटीन को रख दिया आपने, इस मीडियम को कहते हैं एसडीएस। सोडियम डोडेसिल सल्फेट। जो एसडीएस होता है एक ही प्रकार का नेगेटिवली चार्ज्ड एनायनिक डिटर्जेंट होता है। ये है एसडीएस। मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है इसके पास बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इस सॉल्यूशन में जो एसडीएस का सॉल्यूशन है उसके पास बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस प्रोटीन से जुड़ जाएंगे। जब आपने इस प्रोटीन को बाहर निकाला एसडीएस से, वापस बाहर निकाला, तो आपके पास जो प्रोटीन आया, जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन से बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो एसडीएस में रखने के पास आपके पास जो प्रोटीन अवेलेबल हुआ वो कैसा होगा, डीनेचुरेशन सबसे पहले हुआ था उसका, उसके बाद में आपने उसको स्टेन कर दिया तो स्टेन्ड हो गया वो, स्टेन के बाद में उसको आपने एसडीएस में रख दिया, तो एसडीएस के बाद की वजह से वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। चार्ज्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन आपके पास अवेलेबल हो गया। अब इस प्रोटीन को सेम डीएनए के एगारोज जेल मीडियम की तरह ही मीडियम में डालेंगे इसको। यहां डीएनए के लिए हमने एगारोज जेल का यूज किया था। यहां पर इसके पास नेगेटिवली चार्ज कैथोड है या एनोड है, और ये जो मीडियम है डीएनए के लिए हमने एगारोज को यूज किया था। यहां पर पॉली एक्रिलेमाइड को यूज करेंगे, पॉली एक्रिलेमाइड जेल, तभी तो इसका नाम पॉली पेज जाता है, पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और एसडीएस भी यूज हुआ इसलिए एसडीएस पेज कहते हैं इसको। तो पॉली एक्रिलेमाइड यूज हुआ इसमें जेल। इस जेल के अंदर इस प्रोटीन को जब हम डालते हैं, ये प्रोटीन डाल दिया, प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हम जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्सिव होते हैं, तो यह पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। यह है प्रोटीन इस जेल के अंदर। तो इसका भी कंक्लूजन यही होता है कि जो एक आपके पास लेस कोइल्ड प्रोटीन है जो आपने भी यूज किया, एक आपके पास फोल्डेड या ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो इनकी स्पीड इस मीडियम के अंदर ज़्यादा किसकी होगी, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है उसकी स्पीड कम होगी, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसकी उस मीडियम के अंदर ज़्यादा होगी उनकी इसकी मूवमेंट। पहला तो ये हुआ। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है, फोल्डेड और अनफोल्डेड में देख सकते हैं कि फोल्डेड प्रोटीन है या अनफोल्डेड प्रोटीन है। अनफोल्डेड धीरे धीरे मूव करेगा और जो फोल्डेड प्रोटीन है वो तेजी से मूव करेगा उस सॉल्यूशन के अंदर। फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन में, और सेकंड आता है अनफोल्डेड और फोल्डेड प्रोटीन में, और तीसरा आता है एक स्टेटमेंट और है इसी का ही,
कि आपके पास प्रोटीन में चार्ज के बेस पे भी देख सकते हैं, एसडीएस के चार्ज के बेस पे, कि एक प्रोटीन आपके पास ये है, इसके ऊपर चार्ज माना कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल 10 ही हैं, और एक दूसरा प्रोटीन है जिसके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्पीड भी मीडियम के अंदर ज़्यादा होगी। तो चार्ज के बढ़ने पर स्पीड भी बढ़ जाती है एगारोजेल मीडियम के अंदर। तो यह इलेक्ट्रोफोरेसिस था डीएनए और प्रोटीन दोनों के लिए। यहाँ पर इसी तरह डीएनए की तरह ही इस एगारोजेल से हम जेल स्लेब को निकाल सकते हैं, और स्लेब को प्रोटीन के लिए है तो वेस्टर्न ब्लोटिंग में यूज़ करते हैं, डीएनए के लिए हमने सदर्न ब्लोटिंग यूज़ होती है। तो ब्लोटिंग टेक्निक्स अलग अलग होती है, 3 तरह की होगी। डीएनए के लिए हम सदर्न ब्लोटिंग, आरएनए के लिए नदर्न ब्लोटिंग, और यहाँ प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की सिग्निफिकेंस में यह इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ होती है। इससे हम डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, जेल स्लैब निकाल के उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से बाइंड करके हम उसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यह जो दोनों इलेक्ट्रोफोरेसिस थे वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के लिए थे। थैंक यू।